आज बच्चों की सुरक्षा को लेकर और बाल संरक्षण समिति को लेकर चर्चा करेंगे। बच्चों के लिए जो सर्वोपरि कानून है वो किशोर न्याय अधिनियम बालकों की देखरेख व संरक्षण 2015 है और जिसमें ये माना गया है कि 18 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति बच्चा होता है और हम लोग अगर बच्चे की सुरक्षा की बात करते हैं, बाल संरक्षण की बात करते हैं, तो बच्चों को हमें हर प्रकार के जो शोषण है, दुर्व्यवहार है, हिंसा है, उपेक्षा है, इससे बचाव करना है और उससे इसकी रोकथाम करना है। उसके अतिरिक्त छोटी छोटी उम्र में बच्चों के विवाह कर दिए जाते हैं, तो उससे बचाव करने के लिए हमारे देश में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 बना था, जो कि बच्चों के बाल विवाह को रोकने का काम करते हैं, उनको सुरक्षा देने की बात करते हैं। छोटे छोटे बच्चों का बाल श्रम करवाया जाता है, उनसे उनका आर्थिक शोषण किया जाता है, उनसे बंधुआ मजदूरी कराई जाती है। उसके बचाव के लिए भी हमारे देश में बाल श्रम निषेध अधिनियम बना हुआ है। आपको जैसे पता होगा बहुत सारे बच्चों के साथ यौन हिंसा, यौन दुर्व्यवहार, यौन शोषण होता है। ऐसे बच्चों की सुरक्षा करने के लिए, बचाव करने के लिए और उन जैसे अपराधियों को सजा देने के लिए हमारे देश में सबसे महत्वपूर्ण कानून है पॉक्सो कानून, जिसको हम आप बोलचाल भाषा में बोलते हैं। और ये लैंगिक अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम 2012 के नाम से जाना जाता है। इस कानून में हम 18 साल से कम उम्र के कोई भी बच्चा हो, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उससे इसकी सुरक्षा प्रदान करते हैं। उसके अतिरिक्त जो हमारी भारतीय दंड संहिता है, जिसको हम लोग आम बोलचाल भाषा में IPC कहते हैं, उसकी कुछ धाराएं हैं जो बच्चों से सीधे जुड़ी हुई हैं, जो बाल तस्करी को या भिक्षावृत्ति होता है या फिर जो बच्चों का खरीद फरोख्त होता है, इन सभी चीज़ों को बचाने के लिए भी प्रावधान रखे गए हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि बाल संरक्षण समिति जो होती है उसकी जो गठन होता है उसमें कौन कौन से अध्यक्ष और सदस्य होते हैं। ग्राम प्रधान के तौर पे उसमें अध्यक्ष होते हैं, साथ में हमारे जो आंगनबाड़ी बहन होती है वो उसकी सदस्य सचिव है, उसके अतिरिक्त जो ग्राम पंचायत अधिकारी हैं वो इसके सदस्य हैं, साथ में हमारे पास जो आशा बहन है, ANM बहन है, वो इसके सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त जो प्राइमरी स्कूल के टीचर होते, प्राध्यापक होते हैं या हेडमास्टर हैं, वो इसके सदस्य हैं। और जो गाँव में जो संभ्रांत व्यक्ति होते हैं, जो बच्चों के अधिकारों पर काम करते हैं, वो इसके सदस्य हैं। और साथ साथ एक लड़की और एक लड़का को भी इसमें सदस्य के रूप में नामित किया गया है, जो कि बच्चों के अधिकार और सुरक्षा के मुद्दों पे चर्चा करेंगे। अभी हम बात करने जा रहे हैं ग्राम बाल संरक्षण समितियों की भूमिका पर। तो कैसे हम इन समितियों को सक्रिय कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं ग्राम पंचायत विकास योजना से। ग्राम पंचायत विकास योजना में बच्चों और उनके मुद्दों को स्थान मिले। गाँव में स्कूलों की क्या व्यवस्था है, स्कूलों में बच्चे पंजीकृत हैं या नहीं, और यदि वे पंजीकृत हैं तो क्या लगातार वो स्कूल जा रहे हैं। साथ ही साथ हमें ये भी देखना होगा कि वहाँ पढ़ाई का स्तर कैसा है और बच्चे वाकई में वहाँ कुछ सीख रहे हैं या नहीं। ग्राम बाल संरक्षण समितियों को ये देखना आवश्यक होगा कि जो माता पिता कामकाजी हैं उनके बच्चों का क्या उनकी निगरानी और उनको समर्थन देने के लिए ग्राम स्तर पर कोई सुरक्षा तंत्र है। सरकार द्वारा बालिकाओं और दिव्यांग बच्चों की शिक्षा, सुरक्षा और स्वावलंबन के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं तक इन बच्चों को पहुंचाना और उनके परिवारों को जोड़ना समितियों का दायित्व है। ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समितियां ये सुनिश्चित करती हैं कि ग्राम सभा स्तर पर बाल विवाह, बाल यौन शोषण, बाल श्रम, बच्चों के पलायन तथा बाल तस्करी के साथ साथ बच्चों के प्रति किसी प्रकार की क्रूरता या शोषण न हो। यदि इस प्रकार की कोई अप्रिय घटना ग्राम सभा क्षेत्र में होती है तो आप नजदीकी थाने के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, जनपद स्तर के विशेष किशोर पुलिस इकाई, जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल कल्याण समिति और साथ ही साथ स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं को संपर्क कर सकते हैं। अथवा आप चाइल्ड लाइन को 1098 या महिला हेल्पलाइन को 181 टोल फ्री नंबर पर मदद के लिए फोन करके बुला सकते हैं। यदि आपके क्षेत्र में अकेले असहाय अवस्था में बच्चे मिलते हैं या कोई ऐसा नवजात शिशु मिलता है जिसे परित्यक्त कर दिया गया है, तो भी इनकी सूचना आप इन समितियों और इन व्यक्तियों को दे सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी देखना होगा कि कहीं आपके क्षेत्र में कुछ अनजान नए बच्चे तो नहीं आ रहे हैं या आपके क्षेत्र के बच्चों के खोने की सूचना तो आपको नहीं प्राप्त हो रही है। आप ये भी देख सकते हैं कि विद्यालयों से क्या बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं। और यदि आपके ग्राम सभा क्षेत्र में ऐसे बच्चे आपको पता चलते हैं या उनकी सूचना मिलती है जो अपराध में शामिल हो रहे हैं, तो भी आप उनके संरक्षण और पुनर्वास हेतु इन समितियों और इकाइयों के साथ साथ पुलिस को सूचना दे सकते हैं। ग्राम बाल संरक्षण समितियों की अहम भूमिका होगी कि वे ऐसे परिवारों को चिन्हित करें जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिन्हें अपने बच्चों के पालन पोषण, शिक्षा और सुरक्षा के लिए सरकार की आर्थिक और सामाजिक नीतियों और योजनाओं की मदद की आवश्यकता है। इन योजनाओं से जोड़ना बाल संरक्षण समिति का प्रमुख दायित्व है। समितियां बच्चों के टीकाकरण एवं स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों के साथ साथ गुणवत्तापरक पोषण वितरण के जो कार्यक्रम होते हैं उनकी भी निगरानी करती है और इस प्रकार ग्राम स्तर पर
ग्राम बाल संरक्षण समितियां विभिन्न योजनाओं के प्रति जनसामान्य को जागरूक करते हुए एक सुरक्षित वातावरण और सुरक्षा तंत्र का निर्माण करने में अहम भूमिका निभाती। उत्तर प्रदेश में समस्त ग्राम सभाओं में एक पूर्व शासनादेश के माध्यम से ग्राम बाल संरक्षण समितियों का गठन हो चुका है और महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत जिला बाल संरक्षण इकाइयां इनको सक्रिय करने में प्रयासरत। इस समय कोविड की महामारी का दौर है, बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी खोई हैं और उसकी वजह से ये हुआ है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हमारे प्रदेश या देश में हैं जिन्होंने अपने दोनों माता पिता या अभिभावक या एक माता पिता में से किसी ना किसी एक को खो दिया और ऐसे बच्चे बहुत ही वल्नरेबल हो गए हैं और बहुत सारे ऐसे लोग ऐसे टाइम में हो जाते हैं जो इन बच्चों की ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग में या उन्हें बाल श्रम में या कहीं ऐसी जगह लगाने के लिए बहुत सारे रैकेट्स होते हैं। तो इस समय बहुत सारे मैसेजेस भी हमारे सोशल मीडिया पे फ्लोट कर रहे हैं कि ऐसे बच्चों को कोई भी आके गोद ले ले। तो पहली बात तो ये है कि हमारा जो किशोर न्याय अधिनियम है उसके अंतर्गत किसी भी बच्चों को ना तो ऐसे ही गोद लिया जा सकता है, ना ही कोई ऐसे ही गोद दे सकता है। उसके लिए सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी है जिसको बोलते हैं, वही एक एजेंसी है जो इस तरह के बच्चों को गोद देने की प्रक्रिया निर्धारित करती है। तो ऐसी स्थिति में ये ज़रूरी है कि कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह का ऑफ़र करता है तो उसके बारे में आप तत्काल पुलिस को सूचना दे सकते हैं या 1098 जो चाइल्ड लाइन का नंबर है उसको दे सकते हैं। जिनके परिवार में अपने उनके कोई नहीं रहे हैं तो इन बच्चों की जिम्मेदारी हमारी हो जाती है, हमारी सरकार की हो जाती है। तो अगर ऐसे बच्चे अगर कहीं मिलते हैं तो पहली प्राथमिकता तो ये रहती है कि उनके जो कोई गार्जियन हो या उनके कोई रिश्तेदार हो, क्योंकि बच्चे का है तो किसी परिवार में ज़्यादा सुरक्षित होता है। तो अगर ऐसे बच्चों को कोई रखना चाहता है, उनके अभिभावक हो सकते हैं, उनके चाचा ताऊ या जो एक्सटेंडेड फैमिली के लोग हैं वो रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं। तो ऐसे बच्चों को यदि वहाँ जगह नहीं मिलती है तो हमारे विभाग में भी हमारे यहाँ बाल गृह संचालित होते हैं जो 0 से लेकर 18 तक के बच्चों को अपने यहाँ रखते हैं। तो अगर ऐसे बच्चे हमें मिलते हैं तो हम उन बच्चों को रखते हैं। तो ऐसे बच्चे जो कोविड के दौरान जो है जिनके माता पिता की डेथ हो गई है या जो है उनके एक माता या पिता की किसी की डेथ हो गई है, ऐसे बच्चों की हेल्प करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना लॉन्च की है। उत्तर प्रदेश के समस्त नवनियुक्त नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान भाइयों और बहनों से महिला कल्याण और बाल विकास विभाग के निदेशक होने के नाते मेरा यह अनुरोध है और मेरी अपील है कि आपके गांव में परिवारों में जो बच्चे हैं, इन बच्चों के संबंध में योजनाएं, इन बच्चों के संबंध में, इनके विकास, इनके संरक्षण के संबंध में हमारी जो चिंता है वो ग्राम स्तर पर जरूर होनी चाहिए। जब आप गाँव के विकास के लिए कोई भी योजना बनाते हैं, कोई भी विचार करते हैं, कोई गोष्ठी करते हैं ग्राम स्तर पे, हमेशा यह ध्यान रखें कि ये बच्चे हमारे जीवन का केंद्र बिंदु हैं और चूंकि हमारे जीवन का केंद्र बिंदु हैं तो कहीं ना कहीं हमारी योजनाओं के केंद्र बिंदु भी होना चाहिए। चाहे वो स्कूल हो, आंगनबाड़ी केंद्र हो, खेल के मैदान हो, क्रैच हो या इस तरह के यानी जितनी भी सुविधाएं बच्चों के लिए हम दे सकते हैं, इनके बारे में विचार करें। पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत आप जानते हैं कि हम नीचे से योजनाएं बनाना शुरू किए हैं, इसलिए गांव जो है विकास की कड़ी का प्रमुख और सबसे पहला सोपान है। गांव में जब योजना बच्चों के लिए बनेगी तो बच्चे हमारे पॉलिसी मेकिंग के, हमारे प्लानिंग के, हमारे नीति निर्माण के केंद्र बिंदु में आएंगे। गाँव में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा आधारभूत सामाजिक और भौतिक संरचना स्थापित की जाए ताकि बच्चों की ऊर्जा, बच्चों के विकास, बच्चों के संरक्षण, बच्चों की सुरक्षा ध्यान में रखा जाए। इन बच्चों के संरक्षण के संबंध में हमारी योजनाएं, हमारी नीति, हमारी चिंताएं हमारे कार्यों में जाहिर होनी चाहिए। मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप इस दिशा में अवश्य अच्छा कार्य करेंगे।